नमस्कार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी ए का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2। मैं क्वेश्चन पेपर 1 आपको अपलोड कर चुका हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ, मतलब क्वेश्चन पेपर 2 लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए कहते हैं कि सैंपल पेपर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। क्योंकि आगे आपके हिंदी का पेपर होने वाला है जिसमें आपको मैं हिंदी ए सॉल्व कराने वाला हूँ आज। तो आइए उसको शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अच्छे से देखिए, आपकी हिंदी यहीं पे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके पेपरों की अच्छी तैयारी करा सकूं, आगे भी आपकी क्लासों में काम आ सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जिसमें हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो एक गद्यांश पूछा जाता है, अपठित गद्यांश। जिसमें देखिए आपका दिया गया है इसमें अनुशासन के अभाव में समाज में अराजकता व अशांति के साम्राज्य होता है। वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं है, इसी कारण उनका जीवन असुरक्षित, आतंकित एवं अव्यवस्थित रहता है। सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ साथ ही जीवन का अनुशासन भी महत्व बढ़ता गया है। आज के वैज्ञानिक युग में अनुशासन के बिना मनुष्य का कार्य भी नहीं चल सकता। तो जैसे देखिए आप ये पढ़ लीजिए, मैं फिर इसके अनुसार हम क्या करेंगे, पूरा एक इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसका देखिए पहला एमसीक्यू आपका दिया गया है, मानव कब सभ्य कहा जाता है? जब वह सुप्रवृत्तियों का अनुसरण करे, जब वह अपनी मर्जी के अनुसार काम करे, जब वह अपने लिए कार्य करे, या जब वह अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करे। तो इसका आंसर है आपका जब वह अपनी सुप्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करे। इसका आंसर है आपका का। वहीं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अनुशासन के अभाव में समाज की क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था कि अनुशासन के अभाव में समाज की क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? समाज में शांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, समाज में जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी, समाज में अराजकता व अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, या समाज तेजी से उन्नति करेगा? आप बताइए, अनुशासन होगा तो क्या तेजी से उन्नति करेगा? नहीं, वो करेगा समाज में अराजकता व अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका आंसर है आपका ग। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से है, वो कहा गया मानव में निहित प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? निहित प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो जब आप देखते हैं उसमें नौसियत, लालच व बुराई, धर्म व धर्म, आदर व अनादर, सुप्रवृत्तियां व कुप्रवृत्तियां। तो यहाँ से ये रख लेंगे, सुप्रवृत्तियां व कुप्रवृत्तियां दोनों है मानव के अंदर निहित हैं। ठीक है, घ इसका आंसर। ये आपको अपठित आएगा, आपको इजीली पढ़ के करना। देखिए जैसे ये किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसी से, अनुशासन के अभाव में पशुओं का जीवन कैसा होता है? तो देखिए जब अनुशासन नहीं होता वन पशुओं में तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? उनका जीवन असुरक्षित, आतंकित व अव्यवस्थित रहता है। हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए इसका आंसर मैं शो कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ लोग अनुशासन को उचित क्यों नहीं मानते? तो देखिए वो ये इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है। क्यों नहीं मानते? कि मानव के सभ्य व शिक्षित हो जाने के कारण उस पर किसी प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से जो करे वो करने देना चाहिए। इसी वजह से वो अच्छा नहीं मानते भैया। वहीं अब सेकंड आपका एक पद काव्यांश आया है, ये भी अपठित है। आप देख लीजिए, ये आपने क्लास 7th 8th 9th ऐसे पढ़े होंगे, ये उनसे निकाल निकाल के लाए जाते हैं। तो इसमें देखिए जयमाला कौन पहनाते हैं, ये आया है, जयमाला कौन पहनाते हैं? तो देखिए कौन, भोली भाली सी मधुर सरलता, सहेलियां, बड़े बड़े मोती के समान आंसू, या माँ? तो देखिए जयमाला कौन पहनाते हैं आप बताइए? वो है आपके बड़े बड़े मोती के समान आंसू, ग। वहीं इसका सेकंड जब हम करेंगे, कवित्री क्या नहीं भूल पा रही थी? तो कवित्री अपने बचपनों को दिनों को नहीं भूल पा रही थी, अपनी माँ के प्यार को, अपनी सहेलियों को, या जयमाला को? तो वो था अपने बचपन के दिनों को नहीं भूल पा रही थी, इसी वजह से वो रो रही थी। ठीक है, वहीं तीसरा दिया गया, कवित्री क्या कामना कर रही है? कोई उसे जयमाला पहना दे, भोरी सी मधुर सरलता मिल जाए, माँ उसे गोद में उठा ले, या उसका बचपन एक बार पुनः लौट कर आ जाए। तो उसका आंसर है आपका घ, उसका बचपन पुनः लौट कर आ जाए। ठीक है, वहीं इसका चौथा दिया गया है आपका, बचपन की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो देखिए बचपन की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, जब हम अगर पैराग्राफ को जैसे देखिए पढ़ते हैं तो पैराग्राफ में आप देखेंगे तो क्लियर दिया गया है। आप
देखेंगे तो देखिए ये देगा बचपन की विशेषताएं क्या क्या बताई गई हैं। पर निर्भय होता है, शांति, आनंद, स्वच्छंद, निर्भय, देखिए ये लिखा है। ये सब आंसर हैं, यहाँ से आपको निकाल निकाल के आपको करने, वैसे मैंने आंसर आपको इसका शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं ये दिया गया है, रोती हुई कवित्री को माँ कैसे शांत करती है। तो देखिए गोद में उठाकर, मैंने इसका भी आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं अब बढ़ते हैं आपका व्याकरण वाला सेक्शन। व्याकरण वाले सेक्शन में आपका आया है, निर्देश अनुसार किन्हीं चार के उत्तर लिखिए। यहाँ आपको देखिए वाक्य शक के उस संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य ये बदलने होते हैं मिश्र वाक्य में। तो देखिए इसका देखेंगे फर्स्ट, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्ष से बाहर निकलकर नारे लगाने लगीं। इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य में हम और वगैरह ऐसे यूज करते हैं, यानी दो वाक्यों में। तो उसके इशारे पर लड़कियां कक्ष से बाहर निकली और नारे लगाने लगी, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। वहीं सेकंड यहाँ है, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। जिसे सरल वाक्य में बदलना है, ये और हटाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। भाई तीसरा दिया गया, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। वहीं चौथा जो दिया गया है आपका, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया। इसे आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखना है। आश्रित उपवाक्य छांटना है, उसका भेद लिखना है। तो देखिए इसका आश्रित उपवाक्य जो है, जब वो जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया, ये क्या है, अब बुढ़ापा आ गया, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आप चाय लेंगे या कॉफी, इसका वाक्य भेद बताना है। ये देखिए सरल है, ये कैसा है, सरल। ठीक। वहीं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है, ये एक्टिव पैसिव टाइप आपके फिर से आ गए, ये आपको करना सीख लीजिए। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला, बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए। इसे भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए, भाववाच्य में बदलना है। तो देखिए लगभग वैसा ही है, तो इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे कि बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाया जाए, लिख जाएगा बस। क्या हो जाएगा, बनाया जाए, बाकी का ये सेम रहेगा। वहीं दूसरा दिया गया, सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई थी। इसे कृत वाच्य में बदलना है। किसमें बदलना है, कृत वाच्य में, नॉर्मल। तो लिख देंगे, उसे सत्य बोलने को प्रेरित किया गया था। एक्टिव में कर दिया हमने। वहीं तीसरा दिया है, आप कर सकते हैं। इसे कर्म वाच्य में बदलना है। तो यहाँ इसका हो जाएगा, आपके द्वारा किया गया, सॉरी आपके द्वारा किया जा सकता है, सकता की बात हुई है, किया जा सकता है, ये लिख जाएगा इसका। वहीं अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं। इसे कृत्य वाच्य में बदलना है। तो सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 है, नेताजी ने सभा की अध्यक्षता की। इसे कर्म वाच्य में बदलना है। ठीक है, तो नेताजी के द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई। तो देखिए अब मैंने सभी के आंसर आपको एक साथ शो कर दिए, आप देख लीजिए, पांचों के हैं। ठीक है। वहीं अब बढ़ते हैं आगे। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के किन्हीं रेखांकित पदों का पद परिचय देना है। पद परिचय देना है, ये आपके यहाँ पर पूछे 5 गए हैं, करने हमें 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था, यहाँ हमें इसका बताना है बाल गोविंद भगत की। तो यहाँ बाल गोविंद भगत भी है, की भी है। तो बाल गोविंद भगत का एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, व संबंध कारक है। ठीक है, ये है। वही अब मैं बाल गोविंद भगत यहाँ पे बात करूँ तो सेम वही चीज़ आएगी फिर से, कि वो व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, ये है आपका। वहीं इसके थर्ड में अब पूछा गया बाल गोविंद भगत कबीर के, ये इस चीज़ की बात कही है, कबीर के गीता। तो कबीर क्या है, कबीर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। इसका आंसर यही है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछेगा सुंदर, ये सुंदर गृहिणी की। तो देखिए यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषता शो कर रहा है ना गृहिणी की। तो सुंदर देखिए एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है इस जगह। वह जो विशेष है वो सुंदर है,
विशेष्य कौन है? गृहिणी, इसी की तो विशेषता बता रहा है, विशेषण ये है। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 5 दिएगा, वाह भारत मैच जीत गया। तो यहाँ पे भारत क्या है? भारत एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग है, एक वचन है, वह कर्ता कारक है। तो देखिए मैंने सभी के आंसर आपको एक साथ शो कर दिए, आप देख लीजिए। वही बढ़ते हैं आगे। वही क्वेश्चन नंबर 6 में आया है आपका, अलंकार पहचान कर लिखने हैं कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है, कि नहीं 4 को करना है। पहला दिया है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। वाह। तो देखिए इसमें देखिए आप देखेंगे बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। ठीक है। वहीं दूसरा दिया गया, कल्पना सी अतिशय कोमल। तो देखिए यहाँ पे वर्ड मैंने पहले भी बताया था, जहाँ सा सी सय ये वर्ड आएंगे तो वहां पर उपमा की जा रही, कल्पना सा जैसा ऐसा वैसा। तो कल्पना सा, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार इसके सेकंड में। ठीक। वहीं हम बात करें इसके थर्ड की, जन्म सिंधु विष बंधु पुणे, दीन मालिक सकलंक, सिया मुख समता पावकीम चंद्र बापुरो रंक। ये वाला आया हुआ है। देखिए इस लाइन में, देखिए मैंने पढ़ा था, इस लाइन में जब यहाँ बात आती है तो यहाँ पर आता है आपका रूपक अलंकार। देखिए आप इस लाइन को पढ़ के, यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मन पियो दावा नाल की ज्वाल। तो देखिए इस लाइन में क्या है? देखिए, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो। तो देखो जहां पर मैथ की तरह आएगा, मनो मानो मनु ये वर्ड आएंगे, वहां पर आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। वहां कौन सा अलंकार होगा आपका? उत्प्रेक्षा। तो यहाँ इसका आंसर रहेगा आपका उत्प्रेक्षा। ठीक है। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दुख है जीवन तरु के मूल। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए ये वर्ड अगर आपको मिल जाए कहीं, जीवन तरु और डैश मिल जाए, वहां पर आंखें बंद करके आपको कर देना है रूपक अलंकार। ठीक है। वहीं अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो एक और खंड का अब आता है, एक और जो गद्य खंड है उसके क्वेश्चन करने हैं आपको, तो पढ़ लीजिए। देखिए बाल गोविंद भगत से आया हुआ है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? क्योंकि वे किसी से लड़ते नहीं थे, वे साधु की तरह दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, या वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार करते थे। तो इसका आंसर है, वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार करते थे। ठीक। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार के लोगों के आश्चर्य का विषय था? गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा ना करना, जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, अपना काम स्वयं करना। तो इनका काम है आपका जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। ऑप्शन है आपका ग सही। जब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, बाल गोविंद भगत कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे, क्योंकि कबीर उनके गांव के मुखिया थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके मित्र थे, कबीर भगवान का रूप थे। तो वो क्या करते थे? वो कबीर को भगवान के रूप में मानते थे। ग घ ये आपका आंसर है। वहीं चौथा दिया गया, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता, वे उसे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे? कबीरपंथी मठ को, घर में, गरीबों में, या मंदिर में? तो किसे भेंट करते थे? कबीरपंथी मठ में, दीवाने थे वो कबीर के। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो भैया वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। या साहब से क्या आशय है? साहब कौन था? ठीक है। गुरु थे, भगवान थे, मुखिया, या कबीर? तो वो थे कबीर। याद कर लें आप यहाँ पर ये चीज़ों को, ये इनसे रिलेटेड आपके में भी आएगा, तो यही करना है। वहीं अब आपके आया क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्न प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं आपको। ठीक है। पहला इसलिए करने 3 हैं, ये 4 हैं यहाँ पे। तो नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए कि हलदार साहब का कस्बे के नागरिकों को कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों? तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो पाठ के आधार पर मनु भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए।
वहीं क्वेश्चन नंबर 3 आया है, बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, पर इनको याद कर लें अभी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक संस्कृत व्यक्ति के संतान को संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं मानता। तो देखिए इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए चारों के आंसर आपको मैंने शो कर दिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आपका काव्य खंड पूछा गया है, ये आपको पठित आ रहे हैं अब सभी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से। तो ये काव्य खंड आपका पूरे आया हुआ है, इससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आया पहला, कवि जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह कैसा है। किस सुख की कल्पना कर रहा था वह, क्षणिक। इसका आंसर आपका रहेगा क्षणिक, एक क्षण वर मिल जाए बस। ठीक है, सेकंड दिया, कवि के सुख पूर्वक जीवन जीने की कल्पना क्यों समाप्त हो गई। क्योंकि उसका जीवन छोटा था, क्योंकि उसकी प्रेयसी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वह जीवन जीना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे सोना था। इसका आंसर है आपका ख, क्योंकि उसके प्रेयसी की मृत्यु हो गई थी। वहीं बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें कवि ने पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, मित्रों के, जीवन के, प्रेयसी के या स्वयं के। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या रहेगा, प्रेयसी के, वो प्रेमी के भैया, याद रखिए, खो जाएगा या कवि इसमें तो खो गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि के लिए उसकी प्रेयसी की स्मृति क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब वह दूर जा चुकी है, क्योंकि वह इसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, क्योंकि वह उसे बांटना चाहता था, क्योंकि वह उसे भुलाना नहीं चाहता। तो इसका आंसर है आपका खा, इसका भी, क्योंकि वह उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। ठीक, वहीं बढ़ते हैं आगे। आगे आपका इसका एक और प्रश्न दिया गया है, 5वां, पद्यांश में पथिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो कवि के लिए, कवि के संबंधियों के लिए, कवि के मित्रों के लिए, कवि के प्रेयसी के लिए। तो पथिक यहाँ पे कवि है, कौन है, कवि का, सही है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन आंसर आपके देखिए दिए गए हैं। उत्साह कविता में कवि ने धराधर किसे और क्यों कहा। करने 3 है, चारों यहाँ पे दिए जाएंगे, ऐसे ही आपके पेपर में आपको ध्यान रखना है। तो धराधर क्यों का इसका आंसर मैंने आपको देखिए शो कर दिया, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 2 है, दंद्रुत मुस्कान कविता में बांस व बबूल किसके प्रतीक हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। देखिए बांस और बबूल किसके हैं, कठोर हृदय व रसीन व्यक्तियों के प्रतीक हैं। मैंने आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, संगतकार की मनुष्यता उसका निर्धारित कर्तव्य ही है और ना ही कोई महानता, इससे सहमत व असहमत होते हुए तर्क सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये आपको करना है, इसका मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, पढ़ लीजिए अभी यहीं के यहीं। वही क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, आप देख लीजिए। अब बढ़ते आगे, आपके कृतिका जो चैप्टर है, सॉरी किताब है आपकी, उसमें से पूछे गए आपके 2 प्रश्न करने होते हैं, 3 आते हैं। इसमें 50 से 60 शब्दों में थोड़ा सा लॉन्ग टाइप होता है ये आपका। तो इसमें आपका पहला पूछा गया आपसे, ऐसा क्यों होता है कि विपत्ति के समय बच्चा पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है, स्व उदाहरण समझाइए। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने लिखने का कारण क्या बताया, वो क्यों लिख रहा है, इसका कारण क्या बताया। इसका आंसर देखिए मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी पर चिंता की व्यक्त की गई व प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम आए, इसमें कैसे रोकथाम की जानी चाहिए, इसका आंसर आपको शो करना है। तो देखिए मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं आपका अब रचनात्मक लेखन की बात आई है, जिसमें आपका देखिए एक विषय पर आपका अनुच्छेद लिखने आएगा, चाहे वो बेरोजगारी पर लिखें आप, चाहे साइबर सुरक्षा पर लिखें, चाहे आप देखिए ऐसे ही 2-3-4 टॉपिक दिए जाएंगे, 3 टॉपिक, जिसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। ये ऐसे ही आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अनुच्छेद वैसे देखिए कैसे लिखा जाएगा, बस ये बता दिया है मैंने, काफ़ी बड़ा होता है ये तो आइए देखते आगे। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जाएगा कि ये एप्लीकेशन आएगी कि विद्यालय में एक नाम काटने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की प्रार्थना पत्र। अगर आप ये नहीं करते तो एक ये ऐसे बधाई पत्र आएगा आपका कि छोटे भाई ने 8वीं कक्षा में अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे बधाई पत्र लिखे हैं। तो देखिए ये आपसे पूछे जाएंगे,
ये देखिए दोनों के आंसर वैसे मैं आपको एक तरीके से शो करते हैं, आपको कैसे करने हैं थोड़ा सा, या आपने तो सीखे हुए हैं, इन दोनों को तैयार कर लें, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, एक निजी विद्यालय में हिंदी के शिक्षक की आवश्यकता है। ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले अपना पेपर देते हैं, ये आपको बनाना सीख लेना ये वाली एप्लीकेशन। अगर आप ये नहीं करते तो आपके माया आप राजन या रजनी हैं, या नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को 80 शब्दों में एक ईमेल तैयार करना है। ये आप सीखना ये चीज़ें अभी से ही, कि ईमेल कैसे लिखे जाते हैं, ये सब पूरा आपके में आया हुआ है, ठीक है। वहीं आपके मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 15, आप 3 कमरे वाला किराया ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करना चाहता है। ये विज्ञापन आ गया आपका, ठीक है। ये विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार करना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैं शो करता जा रहा हूँ, देख लीजिए थोड़े थोड़े जो मुझे हो पा रहा है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, आप कुमुद या कुमुदनी है, बड़े प्रयासों और प्रतीक्षा के बाद अपनी बहन का स्थानांतरण अपने गृह नगर में हो गया। इसके लिए बधाई पत्र 40 शब्दों में लिखना है आपको, केवल 40 शब्दों में, छोटा सा। तो इसको भी देखिए मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं अगर आप इसके पूरा सॉल्यूशन व पेपर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपका देखिए चैनल है बायोलॉजी विद कितने, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, वहाँ से आप सीधे आ सकते हो, वहाँ इसके आपको पूरी PDF मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, ठीक है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें व शेयर कर दें, व अच्छी तैयारी के लिए अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।